हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है हरीश और आज देख रहे हैं हरी क्लासेस का यूट्यूब चैनल, जहां पर आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं की भौतिक विज्ञान। ये हमारी पहली क्लास है जिसमें हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पार्ट 1 भौतिक जगत यानी कि फिजिक्स वर्ल्ड। क्या होता है फिजिकल वर्ल्ड और फिजिक्स वर्ल्ड क्या होता है, चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स क्या होता है, और इसके पहले हम देखेंगे साइंस यानी कि विज्ञान क्या होता है। तो साइंस जो है वो लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से बनाए जाए। सेंटिया शब्द का मतलब होता है कि जानना, और संस्कृत में भी विज्ञान शब्द दिया गया है जिसका मतलब होता है ज्ञान या फिर जानना। और भौतिक विज्ञान की बात करें, भौतिक विज्ञान का तात्पर्य यह है कि हमारे पर्यावरण में या हमारे वातावरण में जो भी परिकल्पनाएं घटित होती हैं उसका सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। और यह मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी, इलेक्ट्रिकल यानी स्थिर विद्युत की, और मैग्नेटिज्म यानी चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। हम और बल के बारे में भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला चैप्टर जो कि भौतिक जगत है, जिसके अंदर हम मुख्यतः 4 बलों के बारे में पढ़ेंगे और आइंस्टीन के इक्वेशन E = mc², और उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ संरक्षण के नियम हैं। इतना डिस्कस करने के बाद हमारा पहला चैप्टर बस इतना ही इंट्रोडक्शन पार्ट है जो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो हम चलिए हमने देख लिया साइंटिया शब्द का मतलब क्या होता है, फिजिक्स शब्द का मतलब क्या होता है। हम इसके पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पार्ट में सबसे पहले चीज आएगी कि बलों के प्रकार। अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे विज्ञान शब्द की परिभाषा यानी कि साइंस शब्द की परिभाषा। चलिए लिखिए, साइंस शब्द लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से बना है, या सिंटिया बोल सकते हैं। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो सिंटिया, और इंग्लिश में लिख रहे हो तो सिंटिया शब्द से बना है। इसका मतलब क्या होता है, ज्ञान या फिर जानना। और इसी तरह हमारा साइंस शब्द है जिसको संस्कृत में विज्ञान कहा गया है। इसका मतलब भी क्या होता है, ज्ञान या फिर जानना। ठीक है, अब आप लिखेंगे फिजिक्स की यानी कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार से है कि हमारे चारों तरफ के वातावरण में जो भी परिकल्पना या परिघटनाएं होती हैं उसका व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब हम हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि बलों के क्या क्या प्रकार है। तो बल मुख्यतः रूप से 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला बल है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। पहला बल है हमारा आपको पता ही होगा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। अगर नहीं पता है तो हम आगे इस गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हमारा दूसरा बल होता है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत और हमारा तीसरा और चौथा बल होता है दुर्बल और प्रबल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल। और चौथा होता है प्रबल नाभिकीय बल। देखिए प्यारे बच्चों, हम कक्षा 11वीं के राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस की बात कर चुके हैं, लेकिन अभी एनसीईआरटी ने आपका थोड़ा सा सिलेबस कम कर दिया है और हमने वो वीडियो उससे पहले ही बना दी थी। तो अगर आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस हुआ है तो अभी राजस्थान बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट से तो उसका सिलेबस हटा दिया है, लेकिन जैसे ही वेबसाइट पर अपलोड करता है हम आपको पुनः एक बार सिलेबस का ओवरव्यू दे देंगे, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। तब तक आप अपनी पढ़ाई शुरू कर लीजिए, आपकी पढ़ाई नहीं बिगड़नी चाहिए, इसीलिए हम आपका लेक्चर सीरीज शुरू कर दी है। आज से आपको कंटिन्यूस लेक्चर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप देखिए बलों के 4 प्रकार हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। चलिए अब हम इन चारों बलों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के प्रकार के बारे में। हम सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय बल के बारे में। चलिए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो किन्हीं 2 पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल है। 2 पिंड मतलब पिंड की अगर हमेशा बात करेंगे, अब आपसे 11वीं में आपने नया पढ़ा है कि पिंड क्या होता है। पिंड का मतलब होता है कोई भी 2 वस्तुएं हो सकती है। तो हम यहाँ पर 2 पिंड मान लेते हैं। 2 पिंड कौन कौन से, M1 और M2। ये क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है,
किसके द्रव्यमान है? उन दो पिंडों के द्रव्यमान है के कारण लगने वाला बल है। तो हम लिख देंगे F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? हमारी दूरी है। ठीक है, इसके बाद ये कौन सा? सार्वत्रिक बल है, मतलब जितने भी बल है उनके अंदर में गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? सार्वत्रिक है, मतलब सब जगह पर पाया जाता है। सभी मूल बलों में से सबसे कमजोर बल है। जितने भी हमारे चार बल हैं और उन चारों बलों के अंदर ये क्या है? सबसे कमजोर बल है। तो सदैव आकर्षी बल है। सदैव आकर्षी का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी वस्तु को हवा में ऊपर उछालूंगा वह पृथ्वी पर वापस लौट आएगी। किस कारण लौट आएगी? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सदैव आकर्षी बल है। और इसका परास जो है वो अधिक दूरी होता है। इसकी दूरी क्या होती है? अधिक होती है। तब बहुत ऊंचाई दूरी तक जा सकता है और वापस क्या आ सकता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर आ सकता है। चलिए अब हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है। तो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल है। आवेशित कण कौन कौन से? या तो वो धनात्मक हो सकता है या फिर ऋणात्मक हो सकता है। धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, या फिर ये नेगेटिव हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल की तरह लंबी दूरी पर कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल लंबी दूरी पर कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार स्थिर विद्युत की बल भी क्या करता है, या विद्युत चुंबकीय बल भी क्या करता है? उसी तरह कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक प्रबल, यानी गुरुत्वाकर्षण बल से थोड़ा अधिक प्रबल होता है। आकर्षी तथा प्रतिकर्षी दोनों तरह का होता है। मतलब अगर हम धनात्मक आवेशों को एक साथ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षित हो जाएगा। और धनात्मक ऋणात्मक यानी विपरीत अवस्था के आवेशों को पास संपर्क में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? आकर्षित हो जाएगा। और इसे किस तरीके से लिखते हैं? यह कार्य करता है F इज इक्वल्स टू, दो आवेश कौन कौन से हैं? Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी क्या? और हमारे यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम K से दर्शाते हैं। ठीक है, K क्या है? हमारा कांस्टेंट है। Q1 Q2 क्या है? दो आवेश है। और R स्क्वायर क्या है? दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है। चलिए अब हम देखते हैं हमारे दो अगले बलों के बारे में, जो कि है दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इसे आप वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब हम हमारा तीसरा बल देखते हैं, जो कि है प्रबल नाभिकीय बल। देखते हैं प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को बांधे रखता है। कौन सा बल बांधे रखता है? प्रबल नाभिकीय बल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को क्या करता है? बांधे रखता है। यह सबसे अधिक प्रबल बल है। यह आवेश पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात यह प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन अथवा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में समान रूप से कार्य करता है। और इसका परिसर बहुत कम होता है। ठीक है, हम देखते हैं हमारा दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है। तो दुर्बल नाभिकीय बल केवल निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं में प्रकट होता है। किसमें प्रकट होता है? निश्चित नाभिकीय प्रक्रिया, जैसे कि बीटाशय में प्रकट होता है। ठीक है, बीटाशय में नाभिक एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अनावेशित कण को उत्सर्जित करता है। और जो एक अनावेशित कण होता है उसे न्यूट्रिनो कहा जाता है। और इसका परिसर अत्यंत छोटा होता है। इसके कोटि 10 की घात -6 मीटर होती है। और गुरुत्वाकर्षण जितना कमजोर नहीं होता है। मतलब सबसे कमजोर बल कौन सा है? हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है। परंतु प्रबल नाभिकीय बल तथा विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में बहुत कमजोर होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सबसे कमजोर कौन सा है? हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है। इसके बाद हमारा दुर्बल नाभिकीय बल सबसे कमजोर बल है। इसके बाद हमारे कौन कौन से बल हैं? प्रबल नाभिकीय बल और विद्युत चुंबकीय बल आते हैं। अब हम भौतिक विज्ञान के 4 महत्वपूर्ण संरक्षण के नियमों के बारे में देखते हैं। तो 4 महत्वपूर्ण संरक्षण के नियम कौन कौन से हैं? पहला है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम, दूसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। प्यारे बच्चों, अब हम संरक्षण के नियम के बारे में चर्चा करते हैं। तो संरक्षण के मुख्यतः 4 नियम हैं। सबसे पहला हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम, दूसरा है संवेग संरक्षण का नियम, तीसरा है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम और चौथा है आवेश संरक्षण का नियम। इस संरक्षण का नियम क्या होता है? तो जैसे एक हम ऊर्जा को ले लेते हैं, बाकी 3 की परिभाषा सेम रहेगी, बस ऊर्जा की जगह क्या आ जाएगा? या तो संवेग आ जाएगा, कोणीय संवेग आ जाएगा, या फिर आवेश संरक्षण आ जाएगा। देखिए इस तरीके से होती है। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इसे ही हम क्या कहते हैं?
ऊर्जा संरक्षण का नियम। आप इसे पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जैसा 8वीं 9वीं 10वीं आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम भी कुछ इस प्रकार से ही हो जाएगा कि संवेग को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही संवेग को बना सकते हैं, इसे केवल क्या कर सकते हैं, संवेग के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, और इसी कोणीय संवेग और आवेश संरक्षण का नियम भी इसी प्रकार से हो जाएगा। तो अब हम आइंस्टीन के समीकरण देखते हैं। आइंस्टीन इक्वेशन क्या थी, ये क्या है हमारी आइंस्टीन समीकरण। आइंस्टीन समीकरण क्या थी, E = mc²। ठीक है, तो m क्या है हमारा, द्रव्यमान है, और c क्या है, प्रकाश की गति। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए प्रकाश की गति कितनी होती है। ठीक है, तो अगर जिसको नहीं पता उसके लिए मैं लिख देता हूँ, प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे हमारा सेकंड चैप्टर शुरू होगा मात्रक एवं मापन, उसके अंदर हम देखेंगे बल की परिभाषा क्या होती है। तो मैं चाहता हूं कि अब उसी के साथ कवर करते जाए और हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने जैसा कुछ भी नहीं है। हम सेकेंड चैप्टर में देखेंगे मात्रक एवं मापन क्या होता है, उसकी इकाइयाँ क्या होती है ना। परिभाषाओं की चर्चा जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे उसी तरह करते जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको आपका पहला चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आने वाली अगली वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सके, जिससे हमें भी एप्रिसिएशन मिलेगा। थैंक यू।